विद्या भारती के इस बहुउद्देशीय शैक्षिक प्रकल्प के अंतर्गत जो नया भवन बना है और उसका नाम देश में चूँकि स्वाधीनता का 75वां वर्ष चल रहा है, इसलिए अमृत महोत्सव में अमृत नाम रखा है। इस भवन के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर उपस्थित विद्या भारती के पूर्वोत्तर के अध्यक्ष और त्रिपुरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर गंगा प्रसाद जी परसाई, शिशु शिक्षा समिति असम के अध्यक्ष डॉक्टर दिव्य ज्योति महंत जी और इस बहुउद्देशीय प्रकल्प की सब देखरेख करने वाले आदरणीय साचीराम जी पायंग जी, विद्या भारती के अन्य पदाधिकारी, शिक्षा क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करने वाले, शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत हितैषी सभी आदरणीय बहनों तथा भाइयों, ये संयोग है कि विद्या भारती का काम तो काफ़ी वर्षों से चल रहा है, अनेकों विद्यालय भी खुले, तो ऐसा एक बहुउद्देशीय एक बड़ा प्रकल्प होना चाहिए, इसकी संकल्पना काफ़ी पहले से चली थी। और इसलिए जब से ये ज़मीन देखी गई, ज़मीन ली गई, तब से मैं इसका साक्षी रहा। तो खाली ज़मीन भी देखी और ज़मीन पे कुछ बनता हुआ भी देख रहे हैं। इस परिसर में जो भी आगे अभी निर्माण हुए हैं, आगे जो भी होंगे, जो भी गतिविधियां चलेगी, इसलिए नाम भी इसका रखा है कि बहुउद्देशीय। वैसे उद्देश्य तो बहुत नहीं होते हैं, उद्देश्य तो एक ही होता है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो बहुत होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य तो एक ही रहेगा, लेकिन उस उद्देश्य को प्राप्त करने के स्थान तक पहुंचने के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसमें अनेकों बातें निकलती हैं। और उसी को लेकर के फिर चिंतन चलता रहता है। समय समय पर विचार होते हैं, कुछ सुझाव आते हैं, कुछ प्रयोग होते हैं। प्रयोगों के परिणाम देखते हैं और परिणाम अच्छे बुरे जैसे होते हैं उसके आधार पर फिर कुछ चिंतन होता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। दुनिया के अंदर शिक्षा किस लिए, तो अलग अलग लोग अलग अलग सोचते हैं। कुछ पैसा कमाने की कला आ जाए, इसका नाम शिक्षा, ऐसा भी सोचने वाले रहते हैं। किसी एक विशिष्ट विषय के हम विशेषज्ञ हो जाएं, ये भी एक हेतु रहता है। लेकिन भारत के अंदर शिक्षा का जो उद्देश्य है वो प्राचीन काल से समय के साथ वो एक ही रहा। उसकी परिभाषाएं थोड़ी सी समय के अनुसार बताते गए लोग। पुराना वर्णन हम पढ़ते हैं कि भाई विद्या कौन क्या
विद्या का उद्देश्य क्या आखिर? तो बोले सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो मुक्त करे। तो बोले किससे मुक्त करे? तो शरीर को प्रमाद से मुक्त करे। मनुष्य में और सुख की कामना से आलस्य आता है, तो शिक्षा के द्वारा बोले शरीर ये प्रमाद से मुक्त होना चाहिए। इंद्रियों में लालसाएं रहती हैं, देखने की, सुनने की, इसका कोई अंत नहीं होता है, तो बोले इंद्रियां लालसाओं से मुक्त होना चाहिए। बुद्धि जो है वो संशय और भ्रमों से मुक्त होना चाहिए। और आत्म तत्व तो सर्वव्यापक है, इसलिए हमने अपने आप को छोटे घेरे में नहीं बांधना चाहिए। और इसलिए एक वाक्य में ऋषियों ने कहा कि सा विद्या या विमुक्तये। उसी को वर्तमान काल के अंदर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एजुकेशन का पर्पस क्या है आखिर को। तो स्वामी जी का एक प्रसिद्ध वाक्य है जिसमें वो कहते हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। जो भी हम कुछ प्राप्त करेंगे उसका उद्देश्य क्या है? बोले परफेक्शन, पूर्णता, किसी लिमिट में नहीं। और ये जो परफेक्शन है ये ऑलरेडी इन मैन, मनुष्य के अंदर है ही। इसलिए हमारे यहाँ पर कहते हैं कि परमात्मा को बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर ही है। लेकिन वो अलग अलग बंधनों ने उसको ढक रखा है, आवरणों ने, अज्ञान के आवरण ने, लालसाओं के आवरण ने, अहंकार के आवरण ने। इसलिए जो भी शिक्षा होगी, जो भी पढ़ाया जाएगा, जो चिंतन होगा, जो प्रशिक्षण होगा, उसका अंत ये होना चाहिए कि मनुष्य यह व्यापक बने। और इसलिए जो अंतर्निहित देवत्व है, पूर्णता है, इस पूर्णता की पूर्ण अभिव्यक्ति जीवन के अंदर होना, उसकी जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो शिक्षा है। अब ये अगर करना है तो एक स्वाभाविक है कि मनुष्य जीवन में हम देखते हैं कि जीवन का प्रारंभ बिल्कुल प्रारंभिक जो चेतना का विकास होता है, तो कहते हैं कि जो प्रारंभिक पायदान है वैसा रहता है। इसलिए बिल्कुल बच्चा जब जन्म लेता है तो ना कुछ अच्छा जानता है ना बुरा जानता है। उसमें और पशु में कोई बहुत अंतर नहीं रहता है। वो धूल भी खा लेता है, वो आग में भी हाथ डाल लेता है। थोड़ी जब समझदारी बढ़ती है तो थोड़ा दायरा बढ़ता है, लेकिन वो तब जैसे पशु का रहता है उस स्थिति में एक आता है कि केवल अपने बारे में सोचता है। इसलिए पशु में जैसा देखते हैं कि भाई कुछ खा रहा है, अगर दूसरा कोई आ गया तो एकदम उसको पहले धकेलेगा। छोटे बच्चे का भी एक स्वभाव रहता है, खिलौना है तो मेरा ही रहना चाहिए। अपना सगा भाई या बहन भी है, वो भी अगर ले लें तो रोने लगेगा जब तक उसको न मिल जाए। तो एकदम बिल्कुल अज्ञानता की स्थिति से थोड़ा आगे बढ़ा तो अपने आप के बारे में सोचने लगा। फिर परिवार में थोड़ा विकसित होता है तो माँ बाप फिर समझाते हैं धीरे धीरे कि ये तुम्हारी बहन है, ये है। और ये सोच उसके जो आत्मीयता का दायरा उसको थोड़ा बढ़ाती है। इसलिए फिर अपने भाई बहन माँ बाप थोड़े अपने लगने लगते हैं। और इसलिए हमारे कहा गया है कि घर ये पहला स्कूल है।
पहला विद्यालय है। और माँ इसको प्रथम गुरु कहा गया, बाकी सब गुरु बाद के हैं। फिर थोड़ा होता है तो जीवन में कुछ कर्तव्य निर्वाह करना, इसलिए योग्यता लगती है। तो फिर तरह तरह की योग्यताएं, तरह तरह की स्किल, इसके लिए प्रयत्न करता है। लेकिन ये करते करते कई बार स्किल तो बढ़ जाती है, योग्यता बढ़ जाती है, लेकिन चेतना के विकास का दायरा वहाँ का वहीं रहता है, अपने या घर तक सीमित है। और ये प्रॉब्लम आज के समय में आप बड़े बड़े लोगों में देखेंगे। अपने विषय के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, लेकिन उनके दिल का दायरा बड़ा सीमित रहता है। उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं तो उसको रकबा कहते हैं। तो एक ने कहा कि रकबा उनके खेत का मीलों हुआ तो क्या, उनका जो खेत है उसका जो रकबा है वो मीलों में फैला हुआ है। रकबा उनके खेत का मीलों हुआ तो क्या, रकबा उनके दिल का 2 इंच भी नहीं। संपत्ति है, बाकी सब कुछ है, लेकिन दिल बड़ा सीमित है। और इसलिए फिर एक विषय चलता है कि भाई शिक्षा के द्वारा ये स्किल, योग्यता, क्षमता ये तो बढ़ानी है, लेकिन इसका विकास करना है। और इसलिए आजकल आधुनिक समय के अंदर कई प्रकार की शब्दावलियां प्रयोग में आने लगी। तो शिक्षा के द्वारा क्या होना चाहिए, तो एक कहते हैं PQ विकसित होना चाहिए, फिजिकल कोसेंट। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो बोले IQ विकसित होना चाहिए। आजकल बड़ा शब्द चलता है IQ का, इनका IQ बड़ा लो है, इनका बड़ा हाई है। तो इंटेलेक्चुअल कोसेंट। फिर लगा कि भाई इतना ही पर्याप्त नहीं है, तो बहुत लोगों के अंदर है, फिर भी वही रकबा जो 2 इंच वाला सवाल है, इसका क्या करेंगे। तो बोले EQ एक शब्द आया, इमोशनल कोसेंट होना चाहिए। फिर यहाँ आके गाड़ी रुक गई। लेकिन हमारे यहाँ ऋषियों ने इसके बारे में बहुत पहले से और सोचा कि खाली ये 3 से भी काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने एक और कहा कि एक VQ चाहिए, वाइटल कोसेंट। ये जो प्राणिक शक्ति है, आजकल प्राण की बड़ी चर्चा चलती है। प्राण नहीं है तो कुछ नहीं है, न इंटेलेक्ट काम करेगा न इमोशन काम करेगा। इसलिए VQ भी ठीक होना चाहिए। और ये सारे Q को एक समझना, ये जिसमें से पैदा होता है वह SQ होना चाहिए, स्पिरिचुअल कोसेंट, वो आध्यात्मिक अधिष्ठान। इसी को हमारे यहाँ उपनिषद के अंदर, तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर जो ब्रह्मानंद वल्ली है, शिक्षावल्ली है, शिक्षावल्ली के अंदर जिसको आजकल पंचकोशी शिक्षा कहते हैं। ये फिजिकल कोशेंट ये अन्नमय कोश है, वाइटल कोशेंट ये प्राणमय कोश है, इमोशनल ये मनोमय कोश है, इंटेलेक्चुअल ये विज्ञानमय कोश है, और आध्यात्मिक जो हम कहते हैं वो आनंदमय है। और इसलिए सारी इस प्रोसेस में से अगर ये निकलता है तो उसमें से जो व्यक्ति निकलता है वह स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, ये भी आजकल है कि बहुत से बहुत सोचेंगे तो मानवता का सोचेंगे। जैसे माशेलकर जी का कहा नहीं कि भाई शिक्षा बच्चा केंद्रित होनी चाहिए, घर जो है वो महिला केंद्रित होना चाहिए, और विकास मानव केंद्रित। लेकिन मानव ही खाली पर्याप्त नहीं है। मानव भी तो इस सृष्टि का हिस्सा है। तो सृष्टि में तो प्राणी जगत भी है, वनस्पति जगत भी है, और जिसको हम आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल कहते हैं, उसका भी एक जगत है।
तो उसका भी तो चिंता करना पड़ेगी। और ये समग्र के प्रति सचेत होना, ये इस स्पिरिचुअल कोसेंट जो है, आध्यात्मिक अधिष्ठ, इसमें से निकलता है। इसलिए एक बहुत बड़े चिंतक हो गए अपने यहाँ रामस्वरूप जी, तो उन्होंने एक बार कहा था कि विद्यार्थी परिषद नाम का जो संगठन चलता है, उसका दिल्ली में 72 में अधिवेशन था, तो उसका की नोट उन्होंने दिया था। तो उन्होंने कहा कि जो जीवन है वो बहुत व्यापक है। जीवन केवल मनुष्य का जीवन इतना ही नहीं है, ये व्यापक जो जीवन है, वनस्पति का, प्राणी का, पंच महाभूतों का, इस व्यापक जीवन के प्रति सजग करना, सचेत करना, संवेदनशील बनाना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। एक शिक्षित होने के बाद उसका चिंतन, उसका बिहेवियर, उसकी चेष्टाएं, उसके प्रयत्न से इस व्यापक जीवन का भला होना चाहिए। और इसलिए आप देखेंगे कि भारत की जितनी अपनी पुरानी प्रार्थनाएं हैं, वो वैदिक ऋचाओं से लेकर संस्कृत के श्लोकों से लेकर के भारत की सभी भाषाओं के अंदर संतों ने जो दोहे कहे हैं, उनके भावों को अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें ये सारा का सारा तत्व मिलेगा। लेकिन ये अगर करना है तो इसकी एक प्रक्रिया बनानी पड़ेगी। जाने अनजाने दुनिया के अंदर ऐसा हुआ कि विकास अगर होना है तो शिक्षा का विस्तार जरूरी, इसलिए सारी दुनिया के अंदर शिक्षा का विकास हुआ। भारत जब आज़ाद हुआ तो कोई 17-18 यूनिवर्सिटियां थी, आज तो हजारों की संख्या में यूनिवर्सिटियां हो गई। कॉलेजों और हायर सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल्स की संख्या में जाएंगे तो कोई सीमा नहीं इसकी। और ऐसा भारत में नहीं, दुनिया में हर जगह हुआ है। लेकिन दूसरी ओर ये भी ध्यान में आ रहा है कि शिक्षा का जैसा जैसा विस्तार हो रहा है, वैसा ही हिंसा का भी विस्तार हो रहा है, वैसे ही असहिष्णुता का भी विस्तार हो रहा है, वैसे ही भ्रष्टाचार का भी विस्तार हो रहा है। भ्रष्टाचार के लिए कुछ दार्शनिक कारण ढूंढने का भी कलाएं विकसित हो रही है। मैंने मजाक में एक कभी कविता की 4 पंक्तियां पढ़ी थी कि उसमें उन्होंने कहा कि अपने आप बोलते हैं ना, पैसा क्या है, तो बोले हाथ का मैल है। बड़ी तुच्छ चीज है। तो उसने कहा कि रिश्वत इसलिए लेता हूं क्योंकि रुपया हाथ का मैल है और मैं नहीं चाहता हूं कि दूसरे के हाथ में मैल लगे। तो हम इसलिए लेते हैं जैसे हम लोक कल्याण कर रहे हैं। अमेरिका में आए दिन हम किस्से सुनते हैं कि कुछ कोई कारण नहीं है, बस बंदूक उठाई और अपने ही कॉलेज के अपने ही छात्रों को शूट कर दिया। क्यों? मरता हुआ आदमी कैसे लगता है, जरा देखना है। ये जो यानी स्किल बढ़ रही है, नॉलेज, इसका इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, लेकिन आदमी कैसा बन रहा है उसमें से। एक ताकतवर देश है तो दूसरे को दबाना, दूसरे को हड़पना। कुल मिलाकर पिछले 500 साल का दुनिया का इतिहास अगर आप देखेंगे तो चाहे आदमी हो चाहे देश हो, जो बिहेवियर है वो क्यों है? एजुकेशन तो बहुत हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी है आदमी के अंदर। जबकि भारत का भी एक समय था जब सारी दुनिया में भारत के लोग गए थे, लेकिन सारी दुनिया का इतिहास में देखेंगे कि जहाँ जहाँ भारतीय गए वहाँ सुख और शांति का संदेश लेकर गए। किसी देश में लोगों नंगे रहते थे तो उनको कपड़े बुनना सिखाया, कपास उगाना सिखाया। किसी देश में केवल कच्चा मांस खाते थे, उनको खेती करना सिखाया। उनको एक उच्चतम नैतिक मूल्य दिए, एक संस्कृति विकसित हुई।
और इसलिए सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भारतीयों के पद चिन्ह पिछले हजारों साल में पड़े हैं, आज की तारीख में भी उन देशों के समाजों के अंदर भारत के बारे में एक श्रद्धा और आदर का भाव है। और इसलिए ऐसा कहते हैं कि जब आप किसी ऐसे स्थान पर आकर खड़े होते हैं तो अंग्रेजी में एक कहावत कहते हैं कि आप मानिए किसी उसके अंदर आप जा रहे हैं और आगे बिल्कुल डेड एंड आ गया, तो क्या करें फिर? तो बोले व्हेन यू आर एट डेड एंड, व्हेन यू आर इन डायलेमा, गो टू दी फंडामेंटल्स। आप जब डायलेमा में आए, आपको लगे कि कुछ रास्ता दिखने, तो फंडामेंटल्स की ओर जाओ। और इसी फंडामेंटल्स की ओर जाने की प्रक्रिया में वर्तमान के अंदर ये जो नई शिक्षा नीति आई है, यह उसकी एक प्रक्रिया का प्रारंभ है। क्योंकि इस नीति के बनाते समय पहली बात उसके अंदर कही गई कि ग्लोबल और सब कुछ हमको करना है, लेकिन शिक्षा जो है इसमें भारत प्रथम होगा। भारत प्रथम, और भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसके आधार के ऊपर एक ऐसा मॉडल विकसित करेंगे जो वर्तमान विश्व के साथ उसकी भी समस्याओं के समाधान के अंदर अपना कुछ योगदान दे सकता है। और इस दिशा के अंदर कहीं भी चिंतन होता है तो इसी निष्कर्ष पर आना पड़ता है। एक दो तीन बातें कह के मैं समाप्त करूंगा। कुछ वर्षों पूर्व यूनेस्को ने ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है सारे विश्व के अंदर, जिसका कुछ हल नहीं निकल रहा है, यानी एक दिशा में बढ़ते हैं तो दूसरी दिशा समाप्त होती है, तो उन्होंने कहा कि वो एक लंबे चिंतन के बाद दुनिया के सब देशों के शिक्षा शास्त्री मिले और भविष्य का विचार करके 96 के अंदर वो डेलर्स कमेटी की रिपोर्ट आई, और उसका नाम भी जो रखा गया, जो हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले से कहा है, उस रिपोर्ट का नाम है लर्निंग ट्रेजर विद इन। हमारे यहाँ श्वेताश्वर उपनिषद में आता है कि जब बाहर खोज खोज के थक गए तब क्या, तो बोले ते ध्यान योगानुगता अपश्यन। तब उन्होंने ध्यान योग का आश्रय लेकर के अपने अंदर देखा। वो कहता ट्रेजर विद इन। और फिर उन्होंने निकाला कि भाई 21वीं सदी के अंदर सारी दुनिया के सामने जो प्रश्न है कि इस शिक्षा के द्वारा हम ये 7 प्रकार के कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, इन कॉन्ट्राडिक्शंस में कैसे समन्वय स्थापित करें। तो पहला उन्होंने कहा कि लोकल वर्सेस ग्लोबल। अपने यहाँ जानते हैं अपन, हर प्रदेश की अपनी वेशभूषा है, अपनी कला है, अपने गीत है, अपनी एक विशेषता है, यूनिकनेस है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन अगर होता है तो लोकल सब कुछ, लोकल ब्रांड समाप्त, लोकल सब चीजें समाप्त। ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ग्लोबल भी रहें और लोकल भी कैसे संभव है? इंडिविजुअल वर्सेस यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जाते हैं तो इंडिविजुअल हमारी जो एक आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो बोले ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। जो मॉडर्न बनता है तो ट्रेडिशन को गाली देने वाला बन जाता है, वो पिछड़ापन ऐसा देखता है ट्रेडिशन को। तो ट्रेडिशन तो डीप रूटेड है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, इसमें कैसे करें? फिर बोले शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कंसिडरेशंस, इसके द्वंद्व है। कंपटीशन और इक्वलिटी, इसका द्वंद्व है। सबको समान अवसर मिलना चाहिए, हमारी चाहत है, लेकिन वो करने जाते हैं तो फिर जो श्रेष्ठ है उसका क्या? और नॉलेज का एक्सप्लोजन वर्सेस कैपेसिटी टू एसिमिलेट।
आज छोटा बच्चा भी नेट के ऊपर जाकर दुनिया की हर तरह की जानकारी लेता है, लेकिन किस उम्र में कौन सी जानकारी लेना है इसका विवेक कौन सिखाएगा? और फिर जो प्रॉब्लम खड़ी होती है, तो एक्सप्लोजन तो है, लेकिन उसको एसिमिलेट करने का मैकेनिज्म क्या है? और लास्ट फिर उन्होंने कहा कि मटेरियलिज्म वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, एक अंधी दौड़ भोग की है, अधिक से अधिक चीज़ों को इकट्ठा करने की किसी भी उपाय से ये दौड़, और एक ये आध्यात्मिकता जो सारे इसमें जोड़ती है, इन कॉन्ट्राडिक्शंस को हल करना ये 21वीं सदी में शिक्षा का एक ये होगा। और ये अगर करना है तो उन्होंने कहा कि शिक्षा 4 पिलर्स के ऊपर खड़ी होना चाहिए। तो पहला पिलर है बोले लर्निंग टू नो, जानना, भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों को जानना। बहुत जानता लेकिन काम का कुछ नहीं रहता है, इंजीनियर बन जाता है लेकिन वो जरा सा प्लग ठीक नहीं कर सकता, थ्योरी पड़ी है। इसका आज परिणाम हो रहा है नहीं कि इंजीनियरों की फौज बन गई। मैं कई बार देखता हूँ तृतीय श्रेणी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वालों के अंदर एमटेक किए हुए लोग अप्लाई करते। क्यों? नौकरी के अलावा कुछ कर सकते हैं ये सोच ही नहीं बना। इसलिए कहा कि भाई लर्निंग टू डू उसमें अपना जीवन चला सके, इसकी सामर्थ्य आना चाहिए उसके अंदर, अपने कला कौशल सामर्थ्य के द्वारा। तीसरा उन्होंने कहा लर्निंग टू लिव, तो पड़ोस में प्रेम से नहीं रह सकते, गांव में प्रेम से नहीं रह सकते, एक समाज दूसरे समाज से नहीं रह सकते, एक भाषाभाषी दूसरे भाषाभाषी के साथ प्रेम से नहीं रह सकता है। तो लर्निंग टू लिव विथ टुगेदर। और कुछ मजहब ऐसे हैं जो अन्यों के साथ व्यवहार ही नहीं कर सकते, या तो आप मेरे जैसे हो जाओ, अदरवाइज हम आपको समाप्त कर देंगे। ये सारा टेररिज्म की जड़ वो है। इसलिए कहा कि लर्निंग टू लिव विद अदर्स, इसको सिखाने की जरूरत है। और ये अगर सब करना है तो क्या करना पड़े? बोले लर्निंग टू बी। यह ऐसा एक आदमी बनाना पड़ेगा। इसलिए विवेकानंद जी कहते थे कि भाई शिक्षा का अंतिम इस उद्देश्य में क्या होना चाहिए? तो बोले मैन मेकिंग एंड नेशन बिल्डिंग। और ये जो मैन मेकिंग है, ये मैन मेकिंग कैसा करना? ये पूर्ण मनुष्य बनाना। और इसलिए जो अभी की वर्तमान की जो नई शिक्षा नीति बनी है, उस दिशा में जब चिंतन चालू हुआ तो देश के अन्य संस्थान वर्तमान में जो सारी शिक्षा नीति के जो पुरोधा कस्तूरी रंगन जी से लेकर उनकी जो सारी टीम है, उन सबका जब विद्या भारती के लोगों के साथ में इंटरेक्शन हुआ और पिछले इस दीर्घ काल के अंदर इन सारे प्रश्नों को एड्रेस करने के लिए जिस मॉडल को डेवलप किया गया कि इस प्रकार का एक व्यक्ति निर्माण होना जो समाज के प्रति संवेदनशील है, विश्व के प्रति संवेदनशील है, श्रेष्ठतम सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति गौरववान है, और केवल थ्योरी के रूप में नहीं तो प्रैक्टिकल के द्वारा धीरे 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 उसके जीवन के अंदर उस प्रकार की आदतें लाना, और इसको लेकर के ये आने वाले समय के अंदर इस नई शिक्षा नीति के अंदर ये सारी सामर्थ्य बच्चे के अंदर डेवलप हो, इस प्रकार की एक प्रक्रिया विकसित करने की बात है। उसके जो भिन्न भिन्न स्तर के जो स्टेप्स हैं, और इसीलिए उसमें जो ईसीसी बना अर्ली चाइल्डहुड, उसमें यही कहा गया है कि कक्षा पहली और दूसरी और कक्षा पहली के पहले 3 वर्ष, ये जो 5 है, ये किसी भी प्रकार के लेखन या किताबों से मुक्त रहेंगे ये।
और इन 5 वर्षों के अंदर बच्चे के अंदर जो आधारभूत बातें हैं, कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, आनंद के साथ में स्टोरी के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा, परीक्षण के द्वारा, प्रकृति को देखकर वो परिवेश को समझे, वो चीजों को समझे, तो एक जीवन का जो बेस है उस बेस के अंदर उसका जो विकास होना है, उसकी इंद्रियों का जो विकास होना है। दुर्भाग्य से आजकल हम 2.5 साल के बच्चे के ऊपर आज से ही उसको इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए बस्तों का और ट्यूशन्स का इतना बोझ लाद देते हैं कि उसी के अंदर वो विकास होने के पहले ही फूल जो है वो मुरझा जाता है। तो इसलिए कहा कि पहले उसमें ताकत तो आने दीजिए, आप ग्रहण तो कुछ भी कर लेगा। ये जितने बड़े बड़े साइंटिस्टों के नाम सुनते हैं हम, विक्रम साराभाई और अब्दुल कलाम से लेकर के होमी भाभा तक, सब अपनी ज़िंदगी में 12वीं कक्षा तक अपनी ही मातृभाषा में सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। और इसलिए इस नई शिक्षा नीति में कहा है कि पहले 5 वर्ष के अंदर ये जो बेसिक गुण हैं, एनालिसिस करना, परीक्षण करना, निरीक्षण करना, जिज्ञासा करना, समझना, अनुभव करना, इसके नाते से प्रयत्न होगा। फिर कुछ थोड़ा भाषा का बाकी के ज्ञान आएंगे, और 6ठी कक्षा से ही भिन्न भिन्न प्रकार की जो आंतरिक प्रतिभाएं उसकी, वो कला की होगी, कौशल की होगी, एक्सपर्ट नहीं बनाना, लेकिन उसके अभिरुचि को जानने के लिए जो स्किल वाला विषय है वो एक 6ठी से प्रारंभ होगा। और एक 10वीं 12वीं जाने के बाद फिर मैं अपना रास्ता पकड़ सकता हूँ। मुझे टेक्निकल उसमें जाना है, मुझे मेडिकल उसमें जाना है, मुझे किसी अन्य उसी के अंदर जाना है। लेकिन ये जो 12वीं तक के समय के अंदर वह एक समग्रता के अंदर इस प्रकार का ये बन सके, और ये सारा करते समय इंडियन नॉलेज सिस्टम है, हमारी जो सारी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस हैं, हमारे जो लोग हैं उन्होंने जो बताया है, उनकी जो बातें हैं, उन सब दिशाओं की ओर आगे बढ़े। और ऐसा अगर होता है तो फिर बाकी सब बातें उसमें से निकल आएगी। उस दृष्टि से एक उदाहरण मुझे स्मरण आता है कि अपने देश के बहुत बड़े दर्शन शास्त्री थे, बहुत बड़े चिकित्सा शास्त्री थे, और बहुत बड़े रसायन शास्त्री थे बौद्ध काल के अंदर। उनका नाम था नागार्जुन। तो नागार्जुन को अपनी लैब के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि भाई युवकों को परीक्षण के लिए बुलाया। नागार्जुन ने बुलाया तो कौन नहीं चाहता है, तो बड़ी संख्या में लोग आए। तो व्यक्ति उनको केवल एक चाहिए था, तो उसमें सारा देखने के बाद उन्होंने 2 व्यक्ति चयन किए, और दोनों युवकों को उन्होंने एक फार्मूला दिया और कहा कि 3 दिन के बाद ये जो फार्मूला दिया है इसके आधार पर द्रव्य बना के लेके आओ, फिर तय करेंगे किसको रखना है। 3 दिन बाद वो दोनों आए तो एक बड़ा खुश था और एक बड़ा दुखी था। जो खुश था उसने वो द्रव्य बना कि आपका फार्मूला रही है द्रव्य, ठीक है, उसने 100% ठीक बनाया। दूसरे को पूछा, उसने कहा मैं नहीं बना पाया। तो उन्होंने पूछा क्यों, क्या कोई समझ में नहीं आया, क्या हुआ? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं थी। हुआ ये कि हम दोनों जब आपके यहाँ से निकले और अपने गांव जाने लगे तो गांव के पास पहुँचे तो वहाँ जंगल में एक आदमी बीमार पड़ा था, बुखार था उसको बहुत। वो ज्वर इतना ज़्यादा था कि अगर ये ऐसे ही रहा तो मर जाएगा ये, तो इसलिए मैं उसको उठा के घर ले गया, वैद्य को लाया, लेकिन उसकी बीमारी और बढ़ गई। वैद्य का इलाज चलता रहा। मेरे 3 दिन उसके इलाज में ही निकल गए। मुझे समय नहीं मिल पाया सोचने और करने के लिए, इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो नागार्जुन ने, जिसने ये किया नहीं था, उसको अपना असिस्टेंट रखा। तो उनके दूसरे शिष्य ने पूछा कि भाई आपने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर तो इसने दिया। तो जो उन्होंने बात कही वो मुझे लगता है आज सभी
विषयों के, शिक्षा के उसमें लगे हुए लोगों को विचार करने लायक है। नागार्जुन ने कहा कि देखो ये जितने शास्त्र हैं, वो भौतिक शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, चिकित्सा शास्त्र हो, प्रबंधन शास्त्र हो, वनस्पति शास्त्र हो, खगोल हो, भूगोल हो, कुछ भी हो, ये शास्त्र किसके लिए है? तो जो इस मानव और जीव के कल्याण के लिए इन सब शास्त्रों का सृजन हुआ है। शास्त्रज्ञ होने के बाद इसकी अगर संवेदना नहीं है तो इस शास्त्र का ज्ञान व्यर्थ है। ये दोनों यहाँ से गए थे, दोनों ने उसको देखा था, लेकिन इसको अपने कैरियर का केवल चिंता थी। उसको भी दिखा था, वो भी कर सकता था। तो आज कल को ये एक्सपर्ट हो भी जाएगा, विशेषज्ञ हो भी जाएगा, लेकिन ये करेगा क्या फिर आगे? तो ये जो एक भाव है, ये भाव अपने शिक्षा संस्थानों में आने की आवश्यकता है। और दूसरी जो जरूरत है आज के समय में और ज़्यादा है कि हमारा हर घर जो है वो विद्यालय बनना चाहिए। कई बार हमको लगता है कि बच्चे छोटे हैं, क्या समझता है, और इसलिए छोटे बच्चों के सामने बहुत सी चेष्टाएं घरों में होती हैं, लेकिन बच्चा बच्चा नहीं रहता है, वो सब समझता है। पुराने समय में दूरदर्शन पर एक एपिसोड आता था, तो 3 साल तक के, 3-3.5 साल के बच्चे अलग अलग शहरों में हैं, और किसी एक स्टूडियो के अंदर एक 3 महिलाएं, और ये पूछेंगे कि किसी बच्चे से अचानक पूछेंगे प्रश्न, और फिर ये महिला से कहेंगे कि अच्छा ये प्रश्न हम उनको पूछने वाले हैं बच्चे को, ये बच्चा क्या उत्तर देगा आप बताइए। तो कितना जज करते हैं आप। अब वो आजकल का सीरियल था, इसलिए दिमाग भी वैसे ही था, सब्जेक्ट भी वैसे ही था। सब्जेक्ट था हस्बैंड वाइफ में प्रेम होता है कि नहीं। तो वो उसने एक इलाहाबाद का वो फोटो दिखाते हैं, वो स्टूडियो में बच्ची बैठी है और पूछते हैं कि क्यों माताजी पिताजी के अंदर प्रेम रहता है ना? तो बच्ची बोलती है कि कहाँ रहता है, रोज ही लड़ते रहते हैं। बच्ची छोटी है, लेकिन सडन पूछा है तो सडन उसको दिखता है ऐसा है। फिर दूसरी को पूछा कि क्यों, वो दूसरे शहर की है, तो क्यों माता पिता, हाँ बोले रहता है। क्यों, बोले पापा मम्मी के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाते हैं। कभी कभी ये लगता है, इसलिए अपने यहाँ कहते हैं कि घर का जीवन अपने लिए जीना और बच्चों के लिए जीने में बहुत फर्क पड़ जाता है। एक प्रसंग कहते हैं कि छोटी बच्ची थी, स्कूल से लौट के आई तो देखा कि जो दरवाजे पर मांगने वाला है कि भूख लगी है, रोटी दे दो। बच्ची किचन में गई, उसने रोटी उठाई, बाहर निकली, थोड़ा जल के वापस किचन में जाने लगी। तो माँ ने पूछा क्या हुआ? बोले नहीं, रोटी कड़ी है थोड़ी, कड़क है बहुत, तो थोड़ा घी लगा दूँ इसको, तो उसको खाने में सुविधा रहेगी। तो मैंने कहा रहने दे दे ऐसे ही उसको। बोले नहीं, स्कूल में बताते हैं कि जैसा हम अपने लिए करते हैं वैसा दूसरे के लिए करना चाहिए। तो माँ ने और ज़ोर से डांट के कहा मुझे सिखाती है, स्कूल के बाद स्कूल में रहने दे। बच्ची बोल नहीं सकती तो चली गई वहाँ पर। दूसरे दिन लौट के आई तो माँ पड़ोसन से लड़ रही थी। तो बच्ची ने कहा स्कूल में बताते हैं पड़ोसी से प्रेम से रहना चाहिए। बोले फिर बोली स्कूल के बाद स्कूल में रहने दो, यहाँ नहीं बताना। तीसरे दिन 1 तारीख थी, सुबह दूध वाला बिल लेने के लिए आया। दरवाजा खटखटाया तो पिताजी ने कहा कि उसको कह दो मैं घर में नहीं हूँ। तो बोले आप तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा स्कूल में बताते हैं। बोले स्कूल के बाद स्कूल में रहने दे, जा बता दे। उसने बता दिया। चौथे दिन स्कूल का टाइम हो गया और बच्चा उठा नहीं, सोता रहा। तो माने भाई स्कूल नहीं जाना? बोले नहीं। बोले क्यों, तबीयत खराब है? बोले नहीं, तबीयत तो ठीक है। फिर क्यों नहीं जाना है? बोले सब गलत पढ़ाते हैं। ये जितनी जितनी उपदेश की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं वो कुछ भी मतलब की नहीं है।
मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि आदर्श की बहुत बातें चलेंगी, तरह तरह के भाषण होंगे, तरह तरह का सब होगा, लेकिन घर मोहल्ला समाज का जो परिवेश है उसमें जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और इसलिए इस विद्या भारती का जो कुल मिलाकर हमारा अपना सबका प्रयत्न है कि इस प्रकार का एक मनुष्य का निर्माण करना, उसके लिए सारी प्रोसेस है। नई शिक्षा नीति के रूप में एक अवसर मिला है, तो सभी के लिए हम एक मॉडल इस प्रकार का आने वाले समय के अंदर शिक्षकों की दृष्टि से, भिन्न भिन्न प्रयोगों की दृष्टि से ये प्रकल्प विकसित हो, और इस संपूर्ण क्षेत्र के अंदर अन्य जो सारे शिक्षा संस्थान हैं उन सब के साथ मिलकर हम एक इकोसिस्टम खड़ा करें, तो आने वाले एक 10 वर्षों के अंदर इस अपने संपूर्ण क्षेत्र के अंदर एक आदर्श परिवार, आदर्श सामाजिक जीवन हम खड़ा करने की दिशा में बढ़ सकें। इस दिशा में परमात्मा हम सबको प्रेरणा और सामर्थ्य दे। इतना ही निवेदन करते हुए, इतनी देर तक आपने मुझे सुना, झेला, जो भी समझे, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।